हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव टॉपिक समझाऊंगी। आज मैं आपको समझाऊंगी कि क्या नसबंदी के बाद भी पुरुषों में नाइटफॉल की समस्या होती है। बहुत सारे पुरुषों के मन में ये सवाल आता है कि जब वो अपनी नसबंदी करा लेंगे तो क्या फिर भी उनको नाइटफॉल की समस्या से जूझना पड़ेगा। ये सवाल लोगों के मन में आना बहुत ही लाजमी सी बात है, लेकिन अगर आपको इस सवाल का सटीक जवाब जानना है तो आपको कुछ बेसिक चीज़ों को समझना पड़ेगा। बिना उन चीज़ों को समझे आप जान ही नहीं पाओगे कि ये पूरा माजरा क्या है। तो स्टार्ट करते वीडियो को। सबसे पहले बेसिक इन्फो जो कि ये है कि आखिर जो ये पुरुष नसबंदी होती है वो होती क्या है, किस नस को बंद कर दिया जाता है। तो पुरुष नसबंदी जो होती है वो लोग क्यों करते हैं? पुरुष नसबंदी लोग इसलिए करते हैं कि अगर वो अपने गर्भावस्था के खतरे को ख़त्म करना चाहते हैं, वो चाहते नहीं हैं कि उनकी फीमेल पार्टनर कंसीव करे, प्रेग्नेंट हो, तो वो अपनी क्या करा लेते हैं, नसबंदी करा लेते हैं। अब जब नसबंदी होती है तो वो होती कैसे है? पुरुषों के पास टेस्टिकल्स होता है जिसको हम हिंदी में वृषण कहते हैं। उसमें क्या बनता है? शुक्राणु बनता है। शुक्राणु और वीर्य दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं। अगर आप दोनों को एक समझ रहे हो, इसका मतलब आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। जो शुक्राणु होता है, शुक्राणु की वजह से बच्चे पैदा होते हैं, और जो वीर्य होता है, वीर्य के अंदर शुक्राणु होता है। वीर्य का काम शुक्राणु को पोषण देना, न्यूट्रिएंट्स देने का काम होता है, ताकि जो शुक्राणु है वो फीमेल की वजाइना में जब एंटर करे तो उसको न्यूट्रिएंट्स मिल सके, वो आराम से स्विम कर सके, वो आराम से फ्लो कर सके। इसके लिए क्या होता है? सीमन होता है, वीर्य होता है। अब जो शुक्राणु है वो कहाँ बनता है? पुरुषों के टेस्टिकल्स में बनता है। और जो वीर्य होता है वो कहाँ से आता है? वीर्य आपने जब वो पढ़ा होगा, रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा होगा मेल का, तो आपने कुछ ग्लैंड देखे होंगे, छोटे छोटे से ग्लैंड होते हैं। वो जैसे प्रोस्टेट ग्लैंड होता है, आपका सेमाइनल वेसिकल होता है। ये लोग मिलके क्या करते हैं? कुछ फ्लूइड ऐड करते हैं शुक्राणु में। उसके बाद वो क्या बन जाता है? वीर्य बन जाता है। बात समझ में आई? शुक्राणु कहाँ बन रहा है? टेस्टिकल्स में। शुक्राणु नली से होते हुए, एक नली होती है जो कि टेस्टिकल से लेकर पुरुषों के लिंग तक होती है। उस नली के जरिए जो शुक्राणु होता है वो पुरुषों के लिंग माध्यम से होते हुए बाहर निकलता है। अब जब वो शुक्राणु पुरुषों की उस नली से जा रहा है, जिस नली को हम स्पर्म डक्ट, वास डिफरेंस, हिंदी में शुक्रवाहिनी कहते हैं, उस नली से जब वो शुक्राणु जा रहा है तो कुछ ग्लैंड होते हैं जो कि अपना फ्लूइड उस शुक्राणु में ऐड करते हैं। तो जो बाहर वो तरल पदार्थ आपको सफ़ेद रंग का दिखाई देता है, वो जो पदार्थ होता है उसे हम कहते हैं सीमेन। उस सीमेन के अंदर क्या होता है? शुक्राणु होता है। अब नसबंदी कैसे करते हैं? जो नली शुक्राणु को पहुंचा रही थी ना पुरुषों के लिंग तक, उसी नली को कट करके ब्लॉक कर दिया जाता है। अब जब नली को उन्होंने, डॉक्टर ने क्या कर दिया? ब्लॉक कर दिया। उसके बाद क्या होगा कि शुक्राणु आपके टेस्टिकल्स में बनेगा तो, लेकिन वो उस नली के माध्यम से होते हुए आपके लिंग तक नहीं आएगा। जब वहीं तक नहीं आएगा तो वो बाहर भी रिलीज नहीं होगा। इसका मतलब कि जो शुक्राणु बनेगा तो आपके शरीर में, लेकिन वो बाहर नली के माध्यम से नहीं आएगा। जब शुक्राणु ही नहीं आएगा तो प्रेगनेंसी का कोई चांस भी नहीं बनता है। तो आपके मन में सवाल आएगा, अच्छा जब शुक्राणु नहीं आएगा तो फिर वो जाएगा कहाँ? तो ऑब्वियस बात है, शुक्राणु भी एक क्या होता है? सेल होता है, लिविंग सेल होता है। तो वो एक टाइम के बाद क्या होते हैं? डेड हो जाते हैं, मर जाते हैं, और उसके बाद से वो क्या हो जाते हैं? बॉडी में रीएब्जॉर्ब हो जाते हैं। स्पर्म किस तरीके से रीएब्जॉर्ब होते हैं ये मैंने ऑलरेडी एक वीडियो में आपको समझा रखा है, ठीक है। इसका मतलब कि नसबंदी के बाद भी जो पुरुषों का जो पार्ट होता है वहाँ से सीमेन बाहर आता है, यानी कि तरल पदार्थ, एक वाइट कलर का पदार्थ बाहर आता है। बस अंतर ये होता है कि उस पदार्थ के अंदर शुक्राणु की जो संख्या होती है वो 0 होती है, यानी कि उस लिक्विड से कोई फीमेल प्रेग्नेंट नहीं होती है, ठीक है। आपको ये बात बहुत अच्छी तरीके समझ में आ गई होगी कि किस तरीके से नसबंदी की जाती है। अब देखो, बहुत सारे लोगों मन में सवाल आता है कि नसबंदी कितने दिनों बाद लोग सेक्सुअली एक्टिव हो जाते हैं? तो नॉर्मली 6 से 10 दिनों के बाद लोग सेक्सुअली एक्टिव हो जाते हैं नसबंदी के बाद। बट लोगों के मन में ये भी सवाल होता है, लोगों ने कई बार ये भी पूछा है, अपने चीज़ें जाहिर करी हैं कि मैंने देखा है, मैंने सुना है कि नसबंदी के बाद, या खुद भी क्या पता एक्सपीरियंस करा हो कि नसबंदी के बाद भी डॉक्टर उनको कहते हैं कि आपको फिर भी प्रोटेक्शन का इस्तेमाल करना है। तो वो सोचते हैं कि यार एक बात बताओ, नसबंदी तो करा ली, जब हमने नस को ही बंद करा लिया, उसी नस को ही बंद करा लिया जो कि शुक्राणु को भेजने का कार्य कर रही थी, जब वो नस ही बंद हो गई फिर भी डॉक्टर हमें प्रोटेक्शन इस्तेमाल करने को क्यों कह रहे हैं? तो प्रोटेक्शन का इस्तेमाल टेम्परेरी बेस पे ही डॉक्टर अब कहते हैं। ऐसा क्यों कहते हैं टेम्परेरी बेस पे? इसलिए वो टेम्परेरी बेस 2-3 महीने का होता है। डॉक्टर कहते हैं कि आप जब आपका मान लो आज के डेट पे क्या हो गई, नसबंदी हो गई, आज से 2 से 3 महीने बाद जो डॉक्टर होते हैं वो आपके वीर्य का एनालिसिस करते हैं, उसका विश्लेषण करते हैं, यानी कि बेसिक आसान भाषा में कहें तो आपका वीर्य का सैंपल का चेकअप करते हैं। उसमें ये चेक करते हैं कि कहीं इस सीमेन की
जो क्वांटिटी है उसके अंदर कहीं शुक्राणु तो नहीं है, जो ये वीर है इस वीर के अंदर कहीं शुक्राणु तो प्रेजेंट नहीं है। इसका वो क्या करते हैं, चेक करते हैं। अगर उस सैंपल के अंदर, उस वीर के अंदर शुक्राणु की संख्या नहीं होती है, इसका मतलब कि जो आपका नसबंदी हुआ है वो सफलतापूर्वक कंप्लीट पूरा तरीके से हो गया है। एक तो ये चीज़, इसे डॉक्टर बोलते हैं कि क्या किसका इस्तेमाल करो, प्रोटेक्शन का इस्तेमाल करो। और डॉक्टर ये भी कहते हैं कि कम से कम जब आप चेकअप के लिए आओगे ना, उसके अंतराल में कम से 20 से 30 बार आपको इजैकुलेशन यानी कि स्पर्म को बाहर आने देना चाहिए, सेक्सुअली आपको एक्टिव होना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, पहला कारण ये होता है प्रोटेक्शन इस्तेमाल करने का। दूसरा कारण ये भी होता है कि जब उस ट्यूब को कट करके वो ब्लॉक करते हैं ताकि जो शुक्राणु बन रहा है वो उस नली से होते हुए बाहर ना आए। लेकिन क्या होता है कि आपने नसबंदी करा ली, कुछ टाइम बीत गया, फिर भी जो आपकी नली पहले से जो एक तो कट हो गई, जो नीचे की नली हो गई, लेकिन जो ऊपर की नली है उसमें अभी भी शुक्राणु मौजूद हो सकते हैं। तो हो सकता है कि आप रिलेशन बनाओ और प्रेगनेंसी ठहर जाए, क्योंकि उस टाइम पे वहाँ पे स्पर्म हो सकता है। कुछ टाइम जब बीत जाएगा तो वो स्पर्म क्या हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। आपको इतनी बात समझ में आई। अब नाइटफॉल कैसे होता है और नाइटफॉल क्या नसबंदी के बाद होता है, आपको ही समझना पड़ेगा। इसके पहले आप लोग, मुझे लगता है स्मार्ट ऑडियंस हो, आपको पता होगा कि शुक्राणु में और सीमेन में, इन दोनों में अंतर होता है। शुक्राणु से प्रेगनेंसी होती है, सीमेन से प्रेगनेंसी नहीं होती है। सीमेन के अंदर शुक्राणु मौजूद होते हैं, ठीक है। अब जब नसबंदी हो गई है किसी पुरुष की, तो वो बिल्कुल, उसके अंदर कोई हार्मोन की कमी नहीं होती, कोई इरेक्शन में प्रॉब्लम नहीं होती, कोई उसका टेस्टोस्टेरोन लो हाई कुछ भी नहीं होता, सब कुछ एकदम कंप्लीट नॉर्मल होता है। वो बिल्कुल सेक्सुअली एक्टिव हो सकता है, बिल्कुल इंटरकोर्स कर सकता है, उसके मन में, उसके हार्मोन में कोई चेंजेस कहीं से लेकर कहीं तक नहीं आते हैं। जब वो बिल्कुल फिजिकली फिट एंड फाइन है, जब उसके वो अब देखो, किसी भी पुरुष को नाइटफॉल क्यों होता है, जब वो सेक्सुअल फैंटेसी, सेक्सुअल ड्रीम, कुछ सेक्सुअली सोच रहा होता है, जब वो रात में सो रहा होता है, तब उसको क्या होता है, नाइटफॉल होता है। तो जिस पुरुष की नसबंदी हुई है, क्या उसको ये ख्याल आने बंद हो जाएंगे? बिल्कुल नहीं होंगे। तो उस पुरुष को भी क्या होगा, ये सब ख्याल उसके मन में आएंगे। तो जब उसके मन में ये ख्याल आएंगे तो उसका जो पार्ट है वो, उसमें क्या आएगा, इरेक्शन आएगा, ठीक है। उसको फील होगा कि उसको कुछ सेंसेशन फील होगा, उसको सेक्सुअल फैंटेसी, सेक्सुअल ड्रीम से वो क्या होगा, उत्तेजित होगा। अब उस उत्तेजना की वजह से क्या होगा कि जो लिक्विड है वो बाहर आएगा, लेकिन उस लिक्विड में शुक्राणु की संख्या शून्य होगी। क्यों शून्य होगी? क्योंकि उसने क्या करा रखी है, नसबंदी। लेकिन भले नसबंदी करा रखी है, बाहर तरल पदार्थ आएगा, जो वाइट लिक्विड आपको नज़र आता है वो बिल्कुल आएगा, लेकिन उस लिक्विड में जो शुक्राणु की संख्या होगी वो मौजूद नहीं होगी। तो मुझे लगता है मैंने आपको बहुत ही डिटेल में समझाया है कि नसबंदी क्या होती है और क्या नसबंदी के बाद नाइटफॉल होता है या नहीं होता है। तो नसबंदी के बाद नाइटफॉल होता है, बट उस लिक्विड में शुक्राणु की संख्या ना के बराबर होती है, फिर हम कह लें शून्य होती है, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी और बहुत ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। तब तक अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो, इंटरेस्टिंग लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो वीडियो को लाइक कर देना और ऐसे और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के लिए मेरे चैनल सब्सक्राइब करना। दैट्स ऑल, बाय गाइज।